जबकि पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि मतदान इंडिया की स्थापना एक आंदोलन के रूप में हुई और आंदोलन इसलिए कि आम जनता को हम सही उम्मीदवार के समर्थन में काम कर पाए। तो मतदान इंडिया बाकी एजेंसियों से अलग है। सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक तो आप नैतिकता की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे उम्मीदवार है जो संसाधन विहीन है, जिन लोगों को बेसिकली डर होता है कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं, रिजल्ट हार जाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि ऐसी एजेंसियों की सहायता लीजिए जो आपके सामने आपके पूरे चुनाव प्रक्रिया का सही आंकड़ों के आधार पर सही तस्वीर रोज का रोज है। बिना चुनावी एजेंसियों का कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी आज की तारीख में चुनाव न लड़ सकती है ठीक से, न जीत सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और अगर भारत की आत्मा गाँव में बसती है तो गाँव की दिशा तय करने का सबसे बड़ा माध्यम है पंचायत चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मतदान इंडिया पॉडकास्ट, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो आने वाले पंचायत चुनाव में कई उम्मीदवारों, कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गांव का नेतृत्व की सोच रखने वाले लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मतदान इंडिया से प्रकाश सर। हेलो सर, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। तो ऐसा क्या है, व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं, जो पंचायत चुनाव को बाकी चुनाव से अलग बनाता है? जैसे हमारे पास विधानसभा का भी चुनाव होता है, लोकसभा का भी चुनाव होता है, लेकिन पंचायत चुनाव क्या उनसे अलग क्यों है? सबसे पहले तो मतदान इंडिया के व्यूअर्स को मेरा अभिवादन है। जैसे जैसे चुनाव छोटे से ऊपर के लेवल पे जाते हैं वैसे वैसे चुनाव का स्वरूप बदल जाता है। पंचायत चुनाव लोगों के लिए लगता है कि बिल्कुल हमारे घर का चुनाव है। हाँ। तो इसमें दोस्ती भी उतनी ही प्रगाढ़ होती है और दुश्मनी भी चुनाव के बाद उतनी ही प्रगाढ़ होती है। चुनाव के बाद हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दो भाई ही आपस में लड़ गए हैं, आपस में खड़े हो गए, एक ही परिवार के दो माने सहोदर भाई, सगे भाई भी आपस में लड़ गए। तो चुनाव के बाद क्या होता है कि बिहार में बोलते हैं भात पानी का छूट जाना। अच्छा। यानी बरसों बरस तक वह दुश्मनी चलती रहती है। जैसे पंचायती सुधार के बाद जो पहला चुनाव हुआ था उसमें सबसे अधिक हत्याएं हुई थी, और हत्याएं हुई थी आपस में, भाई भाई के बीच में, गोतिया के बीच में। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से एक तो इस तरह से अलग होता है, दूसरा होता है कि लोगों की भावना बहुत इससे जुड़ी होती है, क्योंकि बिल्कुल आपके माने घर का कैंडिडेट होता है, एक माने वोट का महत्व होता है। और लोकसभा एक ब्रॉडर स्केल पे चुनाव होता है। हाँ। या विधानसभा, तो उन चुनाव में लोग उतने माने लगाव महसूस नहीं करते, इमोशनली अटैच नहीं हो पाते हैं। तो ये इस तरह से अलग होता है पंचायती तो मतलब चुनाव। जी, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि यहाँ जो कैंडिडेट होते हैं वो हमारे बीच के ही होते हैं। जी। और वो लोग से कनेक्ट कर पाता है, जबकि लोकसभा या विधानसभा कहीं का बात करें तो जो कैंडिडेट है वो पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं करता है, वहाँ मैंने किसी न किसी के माध्यम से मिलना होता है। तो सर मतलब पंचायत चुनाव क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे लोगों के बीच में इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन बिहार पंचायत चुनाव का इस बार का बात करें तो अभी तक रोस्टर जारी नहीं हुआ है। तो क्या रोस्टर आने के बाद कुछ समीकरण बदलने वाले हैं, जैसा कि पिछले बार के मुखिया या कोई और इस बार लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, या फिर हमारे अल्पसंख्यक या अति पिछड़ा वर्ग के लिए कोई नई सीटें भी आने की संभावना है? जैसा कि हम सभी को पता है कि सरकार ने अनाउंस किया है कि 15 जून तक, यानी कि इस महीने के 15 तारीख तक रोस्टर क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब देखिए रोस्टर क्लियर होता है या नहीं होता है। और जाहिर सी बात है कि रोस्टर जब भी बदलता है तो सबकी सीटें तो नहीं, लेकिन लगभग सीटें बदल जाती है। जहाँ माने समान उम्मीदवार है वहाँ हो सकता है कि अति पिछड़ा या महिला कर दिया जाए, जहाँ महिला है वहाँ शेड्यूल कास्ट या ये क्या शेड्यूल ट्राइब्स कर दिया जाए। तो रोस्टर से तो फर्क पड़ता है, लेकिन जिन्हें चुनाव लड़ना है वह रोस्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी रखते हैं, मतलब खुद नहीं तो और किसी को लड़वाते हैं और किसी का समर्थन करते हैं। तो रोस्टर से तो प्रभाव पड़ता है। तो
तो जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उनको रोस्टर का इंतजार में नहीं बैठना चाहिए, उनको तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ये तैयारी शुरू करने का ये सही टाइमलाइन क्या होता है? चुनाव की तैयारी हमको अनाउंसमेंट या रोस्टर या किसी चीज का वेट करना चाहिए, या फिर लगभग कितने महीने पहले हम कैसे तैयारी करें, कब से करें? लगभग सारे के सारे उम्मीदवार अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बस कंफर्म होना है कि उनकी सीट बचती है या नहीं बचती है। लेकिन सभी उम्मीदवारों को पता है कि परिसीमन में कोई बदलाव इस बार नहीं हो रहा है। जो वार्ड थे वही वार्ड है, ऐसा नहीं है कि वार्ड बढ़ गया हो या मन घट गया हो। तो सभी उम्मीदवार लगे हैं और चुनाव की तैयारी का सही समय कोई नहीं होता है। जैसे भाजपा को लीजिए कि एक चुनाव खत्म होती है, उसी समय से दूसरे चुनावों के लिए वे लग जाते हैं। मान लीजिए पश्चिम बंगाल और असम की चुनाव समाप्त हुई, लेकिन भाजपा रुकी नहीं है। अगले चुनाव के लिए वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अभी से ही लग गए। तो जिन्हें भी इलेक्शन लड़ना होता है वो 5 साल लगे रहते हैं एक नए ग्रुप में। लेकिन ऐसे पूछा जाए तो चुनाव का सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है। तो इस बदलते परिप्रेक्ष्य में उम्मीदवारों को अब लग जाना चाहिए। मतलब इस बार की 2026 की चुनाव के लिए उनको, इसलिए कि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि में भी चुनाव हो, इसलिए चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो हम ऑलरेडी जून में आ चुके हैं, रोस्टर भी आने वाला है, तो उन लोगों को तैयारी मतलब अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अभी तैयारी शुरू करने के लिए सही रणनीति क्या होगी? मतलब हम कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, अभी तक पंचायत में ही माना जाता है कि कास्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन 2021 के चुनाव को देखा जाए तो कास्ट फैक्टर तो काम किया है, लेकिन कास्ट फैक्टर 40% तक काम किया है। बाकी 60% आपको दूसरे मुद्दों पे लड़ना है, यानी कि न्याय के साथ विकास, सामाजिक समरसता। जनता को अब सब कुछ चाहिए, विकास, इसलिए कि सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है कि एक योजनाओं के बारे में आम जनता को पता है। तो जो भी वर्तमान कैंडिडेट है, वर्तमान मुखिया हो, वर्तमान सरपंच हो या वर्तमान जिला पार्षद हो, बीडीसी हो, प्रमुख हो, उन्होंने क्या क्या किया है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं पंचायती स्तर पर चलाई है, उसके बारे में आम जनता को लगभग पता है। बिल्कुल। तो आपने क्या किया है ये काफ़ी मायने रखता है। पहले का चुनाव था कि पैसा बांटो और एक एक वोट खरीद लो और इस पे चुनाव निकल जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि जो ये SIR था, SIR को लेकर कि वोटर्स का नाम कट रहे हैं, तो काफ़ी युवा वर्ग जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मुंबई बाहर काम करते थे, वे लोग आए थे और वे लोग फिर वोट डालने के लिए आएंगे। तो वे आएंगे तो आपका चुनाव प्रभावित होगा केवल कास्ट फैक्टर पे, या जो रणनीतियाँ अपनाई जाती है, पैसा दो, चिकन खिलाओ या पार्टी दो, उस तरह से वोटरों को अपने पक्ष में करो, वो इस बार नहीं चलने वाली है। अच्छा, मतलब ऐसा समझूं कि जो हमारे वोटर्स है वो जागरूक हो रहे हैं और साथ ही प्रवासी भी आ रहे हैं सिर्फ वोट देने के लिए, क्योंकि उनको विकास चाहिए। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हमने पैसे का प्रभाव तो देखा है पिछले चुनाव में, लेकिन आपका मानना है कि पैसे का प्रभाव 2021 के चुनाव के बाद कम होता जा रहा है। बट आज भी सर हम पैसे और जाति जैसी चीजों को नकार नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं नकार सकते। कम हो रहा है पर नकार नहीं सकते। तो चुनाव जीतने के लिए पैसा कितना पर्याप्त है? अगर मतलब ऐसा हम बोले कि लगता है कि अगर किसी आम आदमी को इलेक्शन लड़ना है तो उनको लगता है कि हम पैसे से कमज़ोर हैं या हम थोड़ा इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ है कि पैसे वाले लोग ही जीत सकते हैं? चुनाव में पैसे की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो अमीर कैंडिडेट होते हैं और एक तरफ जिनके पास पैसा नहीं है, निर्धन कैंडिडेट कहिए या गरीब कैंडिडेट कहिए, दोनों के बीच में चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। इसलिए कि पैसा हमारे यहाँ शुरू से ही चुनाव में चलता आ रहा है, चाहे वो MLC का चुनाव हो, चाहे MLA का चुनाव हो या MPs के चुनाव हो, पैसा हर जगह चलता आ रहा है। लेकिन अब ये है कि आप पैसा नहीं है तो आम जनता के बीच में कम्युनिकेट आपको अपने आप को मैंने कैसे करते हैं, प्रस्तुत कैसे करते हैं, इंडोर्स कैसे करते हैं, कैसे उनसे कनेक्ट करते हैं। इसलिए कि जनता, भारत एक माने भावना प्रधान देश है, यहाँ इमोशन से लोग जुड़ते हैं। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर पैसे की भूमिका वहाँ ख़त्म हो जाती है। और पॉलिटिशियंस की यह कोशिश होती है कि जात पात बढ़ता रहे। जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिएगा तो हर जाति का अपना नारा, हर जाति का अपना गाना है, हम ये हैं, हम वो हैं। या सोशल मीडिया पे बहुत सारे आप DP देखिएगा, नाम देखिएगा तो जाति से ही नाम है, फलना वंशी, चिल्ला वंश। तो पॉलिटिशियन की कोशिश रहती है कि जाति बढ़ती जाए
आम जनता के बीच में जैसे ही डायलूशन शुरू होता है जाति को लेके, वैसे ही पॉलिटिशियन बीच में आ जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उछालो कि जातियाँ फिर से जातिवाद माने हावी हो जाए लोगों पे। तो पैसा और जाति दोनों फैक्टर है, लेकिन गरीब कैंडिडेट इसमें है कि आम जनता के बीच में अभी भी भारत में यही माना जाता है कि जो त्यागी होता है वही महान होता है। आप अगर एक टाइम भूखे रह के जनता की सेवा करते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी जो 2 टाइम खा के 24 घंटे जनता के लिए काम कर रहा है। अगर आज एक नेता महंगे कपड़े पहन ले तो उसको हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। यदि या अपने साहित्यकार की बात कीजिए, जैसे हिंदी साहित्यकार होने का मतलब ही था कि आप गरीब हैं तभी आप सफल या महान साहित्यकार हैं। आप कितना भी महान साहित्यकार हो, कितना भी अच्छा लिखते हो, लेकिन आप धनवान हैं तो आपको आम जनता आपसे प्रेम नहीं करेगी। तो गरीब जनता को आम जनता प्रेम करेगी बशर्ते कि वह इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाए, अटैच्ड हो जाए। गरीब कैंडिडेट जी। तो सर मतलब आपका ये कहना है कि अगर पैसा बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, ऑफ कोर्स उसका प्रेजेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गरीब है इसका मतलब आप लड़ ही नहीं सकते हैं, आप जीतने की आपकी संभावना ही नहीं है। तो मतलब मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी या फिर आप उनको कन्विंस करें कि अगर कोई है जो इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों के बीच में अपना प्रेजेंस बना सकते हैं, अगर वो पैसे से पर्याप्त नहीं भी हैं तो अगर उनका स्ट्रॉन्ग जनसंपर्क है, घर घर संपर्क है, डोर टू डोर वो कैंपेनिंग या सर्वे वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, वो जीत भी सकते हैं। और अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो सेकंड फैक्टर है, बिना पैसे के भी वो इलेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव एक तरह से घर के आंगन का चुनाव है। जैसे आंगन में लोगों के बीच में बहुत प्रेम होता है, उतना ही कभी कभी झगड़ा भी होता है। सुबह में झगड़े होते हैं तो शाम को फिर से एक साथ भुंजा फाँकते हैं लोग। तो पंचायत चुनाव का भी वही है कि जनता से जो जितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। और जहाँ तक मेरी धारणा है, अमीर कैंडिडेट की तुलना में गरीब कैंडिडेट जनता से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अब आप कैसे करते हैं? सपोज कीजिए कि आपके पास फंड नहीं है। अगर मैं आपसे फंड मांग लूँ, एक सिक्का ही मांगूँ अपने मतदाताओं से, तो एक सिक्का हमेशा के लिए चुनाव के आखिरी दिन तक हमको और आपको जोड़ देगा। तो अगर कोई गरीब कैंडिडेट है, वह जनसंपर्क कर रहा है, तो वह मतदाताओं से ही 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया चंदा के तौर पे मांगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है और मैं लड़ रहा हूँ। तो जो आपको 10 रुपया देगा वह हमेशा आपको याद रखेगा, और जिसने 10 रुपया दिया है वह आपको 99% चांस है कि वोट भी देगा। तो जो निर्धन कैंडिडेट है या संसाधन से विहीन कैंडिडेट है, संसाधनहीन कैंडिडेट है, वे जनता से डोर टू डोर संपर्क करके पोस्टर और पम्फलेट आदि की तुलना में यह जनसंपर्क काफ़ी मायने रखता है। और जनता को आप कुछ होने के बाद, जीतने के बाद कुछ देने की स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक आप जनता से कुछ मांग लीजिए। तो मांग लेने पर आदमी कभी भूलता नहीं है। ना आपने जिससे लिया है उसको भूलेंगे, ना वह आपको भूलेगा क्योंकि वो आपको दिया है। और ऐसा अतीत में देखा गया है कि ऐसे भी कैंडिडेट रहे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियाँ पहले चुनाव लड़ती थी, तो आमतौर पे हमारी धारणा है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के पास फंडिंग की उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी कांग्रेस या भाजपा के पास है। तो कम्युनिस्ट पार्टियों के उम्मीदवार इसी तरह से लड़ते थे, हर गांव से, हर घर से 50 रुपया, 100 रुपया, इस तरह से चंदा उनको जाता था। तो चंदा 100 रुपया जो आदमी मजदूरी करके ला रहा है, उसमें से 100 रुपया दे दिया या 50 रुपया दे दिया, तो उसके पूरे परिवार का वोट उस कम्युनिस्ट उम्मीदवार को मिलता था और वह जीतता था। तो जनता से सीधे कनेक्ट होने का सबसे आसान तरीका, जिनके पास संसाधन नहीं है, यही है। सर, तो आपकी बातों से ये तो बहुत क्लियर है कि जिनके पास संसाधन की कमी है वो लोग उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। जनता उनके हाथ का सबसे बड़ा वेपन है, जिससे वो कनेक्ट करके जो काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी है उनको भी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, वो कोई भी चुनाव हो, वो पंचायत चुनाव या विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, चुनावी एजेंसियां का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों के पास संसाधनों की या फिर ऐसे बोले पैसों की कमी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी कैंपेनिंग के लिए, ब्रांड इमेज बिल्डिंग के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए चुनावी एजेंसीज को हायर कर रहे हैं। जैसे कि मतदान इंडिया भी तो यही काम कर रही है, लोगों के लिए कैंपेनिंग कर रही है। तो फिर ये चुनावी एजेंसीज का प्रभाव कितना है, और ये कैसे उन लोगों के लिए जिनके लिए संसाधन की कमी है या फिर जिनके पास संसाधन है, इन लोगों
कैसे रिलेट कर पा रहा है? मतलब चुनावी एजेंसीज तो पूरा एजेंडा बदल देगा ना, चुनाव का प्रभाव ही बदल दे रहा है। तो फिर ये कैसे चुनावी एजेंसीज कैसे यूजफुल है? सीधी सी बात है कि अब बिना चुनाव एजेंसियों का चुनाव को जीत पाना माने मुश्किल ही नहीं, असंभव है, नामुमकिन है। क्योंकि पिछले 2014 से हम देखते आ रहे हैं कि चुनावी एजेंसियों की चुनाव में क्या भूमिका है। 21st सेंचुरी के थर्ड डिकेड में, यानी तीसरा दशक चल रहा है, अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बिना चुनावी एजेंसियों के सहयोग के कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार चुनाव को जीत पाएगा। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन अपवाद उदाहरण नहीं होता है। अब 2014 से देखिए, इसके पहले की भी सरकारों ने काम किया था, लेकिन उन सरकारों ने अपने काम को आम जनता के बीच डोर टू डोर पहुंचा नहीं पाई। और 2014 के बाद से लेके अभी तक जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने जो भी किया, थोड़ा किया, दिखाया ज़्यादा। अगर कुछ कार्यों को छोड़ दिया जाए तो एक तरह से आम जनता भी यह मानती है कि कुछ नहीं हुआ है। अगर 3 बड़े कामों को छोड़ दिया जाए तो मानती है कि नहीं हुआ। लेकिन फिर वर्तमान सरकार 2014 से लेकर अभी तक सत्ता में बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इसमें किसकी भूमिका है? इसमें भूमिका है चुनावी एजेंसियों की, मतदान इंडिया जैसी चुनावी एजेंसियों की। क्योंकि एजेंसी है, एक तरफ आप ईमानदार हैं, सर्वगुण संपन्न उम्मीदवार हैं, और एक तरफ आपके सामने ऐसा उम्मीदवार आता है जिसमें कोई गुण ही नहीं। आम जनता को पता है कि वह चरित्रहीन है या जीतेगा तो भी काम नहीं करेगा, लेकिन चुनावी एजेंसियां उनको ऐसे प्रस्तुत करती है आम जनता के बीच में, ऐसी ब्रांडिंग उनकी करती है कि वे गंगा जल से स्नान करके आए हुए लगते हैं। तो चुनावी एजेंसियों की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि खराब से खराब सामान को भी बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करके बेच देना। मेरा मानना है कि राजनीति भी अन्य व्यवसायों की तरह एक शुद्ध व्यवसाय है। इसमें एजेंसियों के माध्यम से उम्मीदवार पहले इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टमेंट के बाद उसका टारगेट होता है कि जितना इन्वेस्ट किया उसको कैसे निकालूं। देश की सबसे बड़ी पार्टी या अन्य पार्टियां भी जो फंडिंग के लिए काम करती है, आखिर वो क्या है? जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उतना ही ज़्यादा निकालना चाहता है। तो यह दीगर बात है कि चुनावी एजेंसियों के बिना कोई चुनाव जीत जाए। अब एक आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हो, साबुन हो, सर्फ हो, बिस्किट हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन यदि उसकी मार्केटिंग नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो जनता तक उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी जनता को, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। और ख़राब से ख़राब भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ऐसी उसकी ब्रांडिंग होती है, ऐसा उसका प्रेजेंटेशन होता है टीवी स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे, कि आम जनता उस प्रोडक्ट के तरफ खींच जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बिना चुनावी एजेंसियों का कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी आज की तारीख में चुनाव न लड़ सकती है ठीक से, न जीत सकती है। लड़ने को तो सभी लड़ते हैं, लेकिन जीतता कौन है? जिसकी चुनावी तैयारी व्यवस्थित हो, और व्यवस्थित करना ही एजेंसियों का काम है। ये आपके पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि मतदान इंडिया की स्थापना एक आंदोलन के रूप में हुई है, और आंदोलन इसलिए कि आम जनता को हम सही उम्मीदवार के समर्थन में काम कर पाए। तो मतदान इंडिया बाकी एजेंसियों से अलग है। क्यों अलग है? एक तो मैंने बताया था आपको कि हमारी शर्त है कि हम उसी उम्मीदवार के लिए काम करेंगे जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट जनता के हित के बारे में सोचता हो, सही मायने में सोचता हो। दूसरी बात है कि जिन उम्मीदवारों के पास संसाधन की कमी है, तो मतदान इंडिया वैसे उम्मीदवारों के लिए भी काम करती है। बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हम उनको ऐसी स्ट्रेटजी बना के देंगे कि उस स्ट्रेटजी को, रणनीति को फॉलो करेंगे तो उनका चुनाव निकल सकता है। अच्छा। तो एक तरह से संसाधन संपन्न लोगों के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं है उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं वैसे उम्मीदवारों को आमंत्रित करता हूं कि जिनके पास संसाधन की कमी है, वे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनके लिए उतना ही काम करेंगे जितना हम एक संसाधन संपन्न उम्मीदवार के लिए करते हैं।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक तो आप नैतिकता की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे उम्मीदवार है जो संसाधन विहीन है, जिन लोगों को बेसिकली डर होता है कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके अंदर भी अगर नेतृत्व करने का जज्बा है तो मतदान इंडिया वैसे कैंडिडेट्स के साथ हमेशा खड़ी है अपनी स्ट्रैटेजी और कैंपेनिंग और जो भी चीज़ें मतलब जितना आपसे हो सकता है आप समर्थन करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा। बट पॉडकास्ट के समापन से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली उम्मीदवारों से गलती हो जाती है जिनके कारण उम्मीदवार जीतते जीतते भी हमने देखा है कि लास्ट में वो इलेक्शन हार जाते हैं। जैसे बहुत सारे उम्मीदवारों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम जीत रहे हैं और जिन उम्मीदवारों के सामने पूरी चुनाव प्रक्रिया की या वोटिंग की सही तस्वीर नहीं होती है वैसे उम्मीदवार ही अंततः जाके हार जाते हैं। तो इसमें मतदान इंडिया जैसी एजेंसियों की भूमिका होती है कि डे टू डे का रोज़ इवनिंग रिपोर्ट देना। जो कैंडिडेट हैं तो ऐसी एजेंसियाँ रिपोर्ट देती है ताकि एक सही तस्वीर उम्मीदवार के सामने, कैंडिडेट के सामने चुनाव के आखिरी दिन तक आए। तो उससे हमें पता चलता है कि डे टू डे तस्वीर देने से कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में मतलब व्यवहारिक तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हारने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन आम तौर पे मुखिया जी हों या सरपंच साहब हो या जिला परिषद या बीडीसी या प्रमुख जी, जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, वे आके कहते हैं कि वहाँ भी हम मजबूत हैं, वहाँ भी हम मजबूत हैं, वहाँ भी मजबूत हैं, इतना वोटिंग हो गया, उतना वोटिंग हो गया। उसी को देख के और जब काउंटिंग होती है तो उम्मीदवार हार जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि ऐसी एजेंसियों की सहायता लीजिए जो आपके सामने आपके पूरे चुनाव प्रक्रिया का सही आंकड़ों के आधार पर सही तस्वीर रोज़ का रोज़ रखें। आपको किसी गफलत में नहीं रखा जाए कि आप चुनाव जीत रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि चुनावी एजेंसियों का क्या प्रभाव हो सकता है, बिहार के पंचायत इलेक्शन की इस बार क्या सीन होने वाली है, कैसी सही रणनीति हो सकती है जिससे वो कामयाब हो सकते हैं और मतदान इंडिया बाकी एजेंसी से अलग क्यों है। ये सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से हमने ये समझने की कोशिश की कि पंचायत चुनाव केवल पोस्टर, बैनर और नारों का खेल नहीं है। सही रणनीति और चुनावी एजेंसियों उसका भी काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है। ये जनता का विश्वास जीतने, लोगों से जुड़ने, उनकी समस्याओं को समझने और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। आप भी अगर ऐसी ही चुनावी रणनीति, राजनीतिक और जनसंपर्क से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे मतदान इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।